हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं विशोक सिंह। आज के 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो बेसिकली ये आपको प्रश्न जो लिए गए हैं साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए लिए गए हैं। वैसे सभी के लिए, यानी कि ये आपकी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखे गए हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य विज्ञान से संबंधित नहीं है, यानी विज्ञान से संबंधित कौन सा मूल्य नहीं है। तो पहले का प्रश्न का ऑप्शन ए कह रहा है बौद्धिक मूल्य, बी ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक मूल्य, सी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक मूल्य और डी ऑप्शन कह रहा है पारिवारिक मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका प्रश्न नंबर पहले का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी पारिवारिक मूल्य जो है नहीं पूछा गया है यहाँ पे, यानी विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो पारिवारिक जो मूल्य है, यानी कि डी जो संबंध है वो आपका नहीं, बाकी बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नहीं। ठीक है ना, यहाँ से पूछा ये। तो इसका पहले का डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में कहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें ताकि प्रश्न पूरा आपको दिखाई दे सके। प्रश्न नंबर दो कह रहा है, विज्ञान शिक्षण के लिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों और अनुदेशनात्मक विधि उद्देश्यों के बीच की स्थिति प्रकट करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है उद्देश्य, बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण विधि, सी ऑप्शन कह रहा है पाठ्यक्रम और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों और अनुदेशनात्मक विधि उद्देश्यों के बीच स्थिति प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उद्देश्य, बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण विधि और सी ऑप्शन कह रहा है पाठ्यक्रम और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न जो हैं आपको कैसे लगे, सिलेक्टेड प्रश्न। प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न तीन में कह रहा है, ब्लूम द्वारा प्रतिपादित, यानी एस ब्लूम द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण में अनुदेशनात्मक उद्देश्य का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष नहीं है। यहाँ पे ये कहा है ब्लूम के द्वारा इनमें से कौन सा पक्ष जो है वो नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, कौन सा पक्ष नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है क्रियात्मक पक्ष, बी ऑप्शन कह रहा है भावात्मक पक्ष और सी ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष और डी ऑप्शन कह रहा है ज्ञानात्मक पक्ष। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से ब्लूम के द्वारा जो प्रतिपादित वर्गीकरण अनुदेशनात्मक उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर तीन का, वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, यानी ब्लूम के द्वारा संज्ञानात्मक पक्ष नहीं दिया गया है। जबकि आपका क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष, ये तीनों पक्ष जो हैं ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। और यदि इनका क्रम पूछता है तो आपको क्रम इस तरीके से, सबसे पहले आएगा ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, फिर आपका भावात्मक पक्ष यानी इफेक्टिव डोमेन और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्रम है। और जो कि ब्लूम द्वारा 1948 में कब दिया गया था? 1948 में। ठीक है, सन 1948 में। ठीक है, मानव व्यवहार के समान तत्वों को वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई थी जो कि आपको सामने लिखी हुई हैं और इस तरीके से इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से इसको दर्शाया था। ठीक है, ये ट्रायंगुलर में, और इसको यहाँ पे एजुकेशनल ऑब्जेक्ट यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा था लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बिहेवियरल पॉइंट, तीसरे में बिहेवियरल। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इस पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया था। और
इस तरीके से इस सिद्धांत पे ये चलता है। पहले एजुकेशन, फिर क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद उसके व्यवहार में चेंज होगा। यानी सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा के बाद उसके जो सीखेगा यानी क्या लर्न करा, और लर्न करने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस डायग्राम पे इन्होंने बताया था। तो दोस्तों इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो है, इनके साथ कौन कौन थे, तो इनके साथ जो है यहाँ पे इन्होंने इसको पूरा सा हम अगर डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बीएस ब्लूम के 3 सहयोगी थे और शिकागो विश्वविद्यालय में इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो ज्ञानात्मक पक्ष जो था, ज्ञानात्मक ये वाला जो कि ब्लूम ने दिया था, ब्लूम ने दिया था 1956 में। ठीक है। और दूसरा था भावात्मक के बाद ये था आपका क्रियात्मक जो था, सिम्पसन ने दिया था क्रियात्मक, सिम्पसन ने। यानी 3 लोग थे ये, जो कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक थे ब्लूम, ब्लूम, और दूसरे थे आपके कर्थवाल। कौन थे? कर्थवाल। और तीसरे थे आपके मसीहा। कौन? मसीहा। ठीक है, तो ये 3 लोग थे और तीनों लोगों ने क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सॉरी यहाँ पे आपका क्या क्या था, एक ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों लोगों ने यहाँ पे इसको डिफाइन किया था। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या था, इसका सही आंसर यानी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष है, जबकि संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष जो है नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये संज्ञानात्मक पक्ष इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 3 का सी इज़ द राइट आंसर था। यहाँ पे जो ब्लूम के द्वारा दिया गया था, जो बीएस ब्लूम के द्वारा भावात्मक पक्ष दिया गया था, बीएस ब्लूम के द्वारा कौन सा था, भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। ठीक है, जो कि कब दिया था ब्लूम ने, 1956 में, 1956 में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो ज़्यादा समय ले लिया यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। यानी यहाँ पे मिलता जुलता प्रश्न है, यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऑप्शन कह रहा है संश्लेषण, बी ऑप्शन कह रहा है प्रयोग, और सी ऑप्शन कह रहा है आकलन, और डी ऑप्शन कह रहा है बोध। तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर बताना। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकलन, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी, क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, आकलन। यानी संश्लेषण, प्रयोग और बोध ये तीनों चीज़ें हैं। आकलन ये जो है ये पक्ष अनुदेशनात्मक उद्देश्य का, ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। ये तीनों हैं, संश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक और बोध। ठीक है, संश्लेषण, प्रयोग और बोध ये तीनों पक्ष हैं, जबकि आकलन नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, अनुक्रिया किस पक्ष या अनुक्रिया किससे संबंधित है, अनुक्रिया पक्ष जो है किससे संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष, बी ऑप्शन कह रहा है भावात्मक, और सी ऑप्शन कह रहा है क्रियात्मक पक्ष, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 5 है इसका सही आंसर हो जाएगा भावात्मक पक्ष। क्या हो जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, भावात्मक पक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, आदेश देना किस पक्ष से संबंधित है। क्या, आदेश देना किस पक्ष से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष, बी ऑप्शन कह रहा है भावात्मक पक्ष, सी ऑप्शन कह रहा है क्रियात्मक पक्ष, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न नंबर जो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी आदेश देना किस पक्ष से संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं है, ये आदेश देना कोई भी नहीं है इनमें से, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, यानी क्रियात्मक पक्ष से संबंधित क्या क्रियात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ऐसे प्रश्न नेगेटिव वाले जो है ना ध्यान से पढ़ना। तो ए ऑप्शन कह रहा है शारीरिक योग्यता, बी ऑप्शन कह रहा है मानसिक योग्यता, सी ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्षीकरण योग्यता और डी ऑप्शन कह रहा है कौशल युक्त अंग संचालन। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका मानसिक योग्यता, क्या मानसिक योग्यता, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 सॉरी। तो प्रश्न नंबर 8 में देखिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान से संबंधित कार्यपरक क्रिया नहीं है, ज्ञान से संबंधित कार्यपरक क्रिया नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है रेखांकित करना, बी ऑप्शन कह रहा है नाम देना, सी ऑप्शन कह रहा है उत्पादन करना और डी ऑप्शन कह रहा है व्याख्या। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे व्याख्या करना, यानी ज्ञान से संबंधित कौन सी ज्ञान से संबंधित कार्यपरक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से उत्पादन करना, प्रोडक्शन, नाम देना, रेखांकित करना, तो इस प्रश्न का थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो डी इज़ द राइट आंसर दे रहा है। लेकिन इस पर विचार करके हम विमर्श करके बताते हैं। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा है उद्देश्यों को व्यवहार परक शब्दावली में निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी व्यवहार परक शब्दावली में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन कह रहा है परिभाषित करना, बी ऑप्शन कह रहा है आनंद प्राप्त करना, सी ऑप्शन कह रहा है पुनरावृत्ति प्राप्त करना और डी ऑप्शन कह रहा है अंतर स्पष्ट करना। तो प्रश्न नंबर 9 जो है इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आनंद प्राप्त करना, क्या आनंद प्राप्त करना नहीं है, नहीं पूछा गया तो आनंद प्राप्त करना, बल्कि परिभाषित करना, पुनरावृत्ति करना, अंतर स्पष्ट करना। तो ये जो है व्यवहारक परक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, जबकि आनंद प्राप्त करना ये कुछ नहीं आता, तो यही इसका आंसर पूछा गया है, यानी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उद्देश्यों के व्यवहार परक शब्दावली में लिखने से संबंधित नहीं है। तो ये भी प्रश्न संबंधित मिलता जुलता है, यानी उपागम उद्देश्यों के व्यवहार परक शब्दावली में लिखने से संबंधित नहीं है। तो ये यहाँ पे रॉबर्ट मेगर उपागम, बी ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट मिलर उपागम, सी ऑप्शन कह रहा है RCM उपागम और डी ऑप्शन कह रहा है RF उपागम। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो RF उपागम, यानी RF उपागम डी के साथ चला जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को पढ़ाने के लिए, यानी उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि सही होगी। देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, बी ऑप्शन कह रहा है समस्या समाधान विधि और सी ऑप्शन कह रहा है विधि योजना विधि, विधि योजना विधि और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यानी विज्ञान को पढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में कहा है उच्च प्राथमिक के छात्रों के लिए जो विज्ञान पढ़ाने की विधि है वो कौन सी विधि है। तो यहाँ पे हम प्रदर्शन विधि भी कर सकते हैं, समस्या का समाधान भी करेंगे और विधि योजना विधि के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 में कहा है व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। प्रश्न कह रहा है विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे सरल और सस्ती विधि क्या है। यानी विज्ञान शिक्षण को पढ़ाते समय सबसे सरल और सस्ती विधि क्या हो सकती है। तो ए ऑप्शन कह रहा है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन कह रहा है प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि, और सी ऑप्शन कह रहा है योजना विधि, और डी ऑप्शन कह रहा है समस्या विधि। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो व्याख्यान विधि, जो कि सबसे सरल और सस्ती रहती है। यानी हम व्याख्या करते समय इसमें हमारा कुछ नहीं लगता है, तो व्याख्यान विधि जो है वो सबसे सरल और सस्ती विधि हो जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा है अनुसंधान विधि के जन्मदाता। अनुसंधान विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्रोवेल, डीबी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि अनुसंधान विधि के जन्मदाता जो हैं आपके आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। आपका प्रश्न नंबर 13 का ए के साथ आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लाइक करके ज़रूर लाइक भी किया करें और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और जो भी कमियां हों वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कमी नहीं पता चलेगी तब तक हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कमी हमारी जो भी हो उसको ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करें। चलिए प्रश्न नंबर 14। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। यह कथन है स्टीवेंसन, बी ऑप्शन कह रहा है किलपैट्रिक, सी ऑप्शन कह रहा है वलार्ड। तो यहाँ पे वलार्ड है, वलार्ड, ठीक है। और डी ऑप्शन कर रहा है डीवी। थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन इज़ द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। यानी प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। यह कथन किसका था, स्टीवेंसन का, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है वो कौन है, इसका आपको आंसर बताना है। क्या स्टीवेंसन है, क्या डीवी है, क्या बलार्ड है। तो यहाँ पे ए के साथ आपका आंसर चला जाएगा, यानी किलपैट्रिक। योजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि के कौन है, किलपैट्रिक, ठीक है। तो आपका ए इज़ द राइट आंसर प्रश्न नंबर 15 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का सोपान नहीं है। यानी प्रोजेक्ट विधि का कौन सा सोपान नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है योजना अनुसार कार्य करना, बी ऑप्शन कह रहा है कार्य का मूल्यांकन करना, और सी ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन कह रहा है आंकड़े एकत्रित करना, और डी ऑप्शन कह रहा है परिस्थिति उत्पन्न करना। तो प्रश्न नंबर यानी 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंकड़े एकत्रित करना, ठीक है। आंकड़े एकत्रित करना प्रोजेक्ट विधि का, यानी कि प्रश्न था आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का सोपान नहीं है। तो आंकड़े एकत्रित करना ये कोई सोपान नहीं है, बाकी की सारे सोपान प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है समस्या समाधान विधि का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी समस्या समाधान के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार रहना, बी ऑप्शन कह रहा है समस्या हल करना सीखना, और सी ऑप्शन कह रहा है स्थायी ज्ञान, और डी ऑप्शन कह रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 17 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार रहना, ठीक है। यह तैयार रहना। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 नंबर का, ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिससे सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन है किसका,
ए ऑप्शन कह रहा है स्किनर, बी ऑप्शन कह रहा है सीबी गुड और सी ऑप्शन कह रहा है बेलार्ड और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 18 है इसका सही आंसर हो जाएगा बेलार्ड, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिससे सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किसका है? बेलार्ड का। यानी इसी के साथ आपका ऑप्शन चला जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है समस्या समाधान विधि के सोपान में शामिल नहीं है। यानी समस्या विधि के सोपान में क्या शामिल नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है तथ्यों का एकत्रीकरण करना, बी ऑप्शन कह रहा है समस्या का चयन करना और सी ऑप्शन कह रहा है तथ्यों का विश्लेषण करना और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? प्रश्न नंबर 19, तो ये सारे ही ऑप्शन जो हैं आपके समस्या समाधान के लिए सारे ही ऑप्शन सही है। नहीं कि तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे, समस्या का चयन करेंगे और तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद समस्या का समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों ही सोपान इसके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 20 जो कि आपका आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का सिद्धांत नहीं है? योजना विधि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है उपयोगिता का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है सहकारिता का सिद्धांत, सी ऑप्शन कह रहा है अनुभव का सिद्धांत और डी ऑप्शन कह रहा है परिवर्तन का सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका परिवर्तन का सिद्धांत। यानी यहाँ पे पूछा है योजना विधि का सिद्धांत नहीं है, ये आपका परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये नहीं है। बाकी के आपका अनुभव का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत आपके योजना विधि के सिद्धांत हैं, जबकि परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ज़रा सा भी आपको वीडियो हेल्पफुल और आपके परीक्षा उपयोगी सिद्ध होता है तो प्लीज़ अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।